जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनौटी टीचिंग सेंटर में। आज हम लोगों के बायोलॉजी का क्लास है। कल हम लोग फिजिक्स पढ़े थे यानी भौतिक विज्ञान। आज पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कौन कौन से घटक जो होते हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने सर्किल में और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास कोशिश करें कि पहुंच जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण किन चरणों में होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण कैसे होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? 2 चरणों में पूर्ण होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण 2 भागों में विभक्त होकर अपने क्रिया को करता है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला होता है प्रकाश अभिक्रिया और दूसरा होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अप्रकाशिक अभिक्रिया देखिए, आप लोगों के सामने मैंने लिखा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब पूर्ण होती है। पहला होता है जो वो प्रकाश अभिक्रिया होता है और दूसरा अप्रकाश अभिक्रिया। यानी एक सूर्य के प्रकाश के ऊपर, मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कौन सी होती है। वह अभिक्रिया जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में संयोग कर कर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, जिससे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो 2 चरणों में होती है। पहला जो है आपके सामने मैंने लिखा प्रकाश अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन, दूसरा है अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन। तो पहले यानी प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है? प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो जल का अपघटन करता है। यानी इस चरण में, या वैसा चरण जिसमें सूर्य का प्रकाश जल को अपघटित करता है, प्रकाश संश्लेषण के इस चरण को प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है। यानी इन दिस स्टेप लाइट डिकम्पोज वाटर, इट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। यानी प्रकाश संश्लेषण का वह चरण जिसमें सूर्य का प्रकाश जल का अपघटन करता है, उसे हम प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है अप्रकाशित अभिक्रिया। तो जब सूर्य का प्रकाश जल को अपघटित करेगा तो उसको तोड़ देता है। किसमें बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी दोनों को अलग कर देता है। तो दूसरा जब रिएक्शन होगा यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया, तो इस चरण में प्रकाश के उत्पाद का, यानी जो प्रकाश का, जो सूर्य का प्रकाश था वो जल को अपघटित करके जो बनाया, उस उत्पाद का CO2 के साथ उपचयन अपचयन यानी ऑक्सीकारक और अवकारक, मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जब उसका ऑक्सीकरण होता है, CO2 का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, तब हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये दूसरा चरण, यानी प्रकाश संश्लेषण का वह चरण जिसमें प्रकाश के उत्पाद का कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में उपयोग होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, उसे हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, मैंने लिखा है इस चरण में प्रकाश के उत्पाद का उपयोग CO2 के अपचयन में होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहलाती है। इन दिस स्टेप द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज यूज्ड टू रिड्यूस CO2 which result in formation of glucose which called dark reaction। तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो 2 चरण में पूर्ण होती है। पहला प्रकाशिक अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन, दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे हम कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किन भागों में संपन्न होती है। आप लोगों ने देखा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है कितनी चरण में होती है? 2 चरण में होती है।
अब हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है पौधे के किस भाग में होती है। तो मैंने जब प्रकाश संश्लेषण का आप लोगों को डिफिनीशन पढ़ाया था, परिभाषा जब पढ़ाया था, तो उस समय बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो ग्लूकोज का उपयोग जो पौधे अपने भोजन के लिए करते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए बाहर छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो हमारे दिमाग, आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही हो, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसको हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। आप लोग पढ़े भी होंगे, 9th क्लास में भी इसकी चर्चा होगी, 8th क्लास से ही इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। पर्णहरित यानी पर्णहरित जो होता है, आप लोग पत्ती देखे होंगे, पत्ती देखे होंगे आप लोग। पत्ती जो है, कोई पत्ती है, मेरे को फिगर बनाना नहीं आता है, हंसना मत सब। पत्ती देखिएगा क्या होता है, पत्ती जो होती है वो किस तरह होती है, डिवाइड रहती है। कोई पत्ती है देखिएगा, उसमें ऐसे इस प्रकार से डिवाइड रहती है, और पत्तियों के मध्य देखिएगा छोटे छोटे बिंदु होते हैं, छोटे छोटे काले टाइप के बिंदु आप लोगों को पत्तियों में दिखाई देते होंगे। पर्णहरित पत्तियों में पाया जाता है, जो छोटे छोटे आप लोगों को बिंदु दिखाई देते हैं, उन्हीं के अंदर पर्णहरित पाया जाता है। और पर्णहरित के अंदर एक जो छोटी कोशिका होती है जिसको स्टोमटल बोलते हैं, स्टोमटल या रंध्र। तो जब पत्तियों द्वारा प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है, और पौधे अपने जड़ों से क्या करते हैं, जल को अपने पत्तियों तक पहुंचाते हैं, तब ये क्रिया प्रारंभ होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो पत्तियों द्वारा ही होती है। अब देखेंगे कि पत्तियों में किस प्रकार ये प्रक्रिया किया जाता है कि इनका निर्माण होता है। तो पत्तियों में ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से खींचा जाता है, और जब जल पहुंचता है उनके पास तो यह अभिक्रिया चालू होती है। पत्तियों में एक पाया जाता है, पत्तियों की बाह्य त्वचा बाहर से जो होती है, या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होता है। ये क्या होता है, जो क्रिया कराता है, मेन भूमिका निभाता है, उसको हम स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। वो पत्तियों में ही मौजूद होता है, बाह्य त्वचा में। आप लोग छोटे छोटे छिद्र बारीक देखे होंगे, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। पत्तियों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाई दे देगा। ये विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनके मध्य में छिद्र होता है। इनके मध्य में क्या होता है, छिद्र होता है, बहुत बारीक, यानी हम लोग सूक्ष्मदर्शी से जब देखेंगे तब दिखाई देगा, ऐसे नग्न आंखों द्वारा हम उसे देख नहीं सकते हैं। ये छिद्र बंद या खुल सकता है, तथा जिनका नियंत्रण द्वारा कोशिकाओं का गार्ड सेल्स जिनका नियंत्रण कोशिकाओं या गार्ड सेल के द्वारा किया जाता है। इन्हीं रंध्रों द्वारा वायुमंडल से CO2 वायुयुक्त पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण या फ्यूजन होता है। इन्हीं रंध्र के जो छिद्र होते हैं उनके खुलने की वजह से वायुमंडल अवशोषित होता है। जब कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाती हैं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं कि जल को अवशोषित जब करती हैं, ये कोशिकाएं जल द्वारा कोशिकाएं फूल जाती हैं। ये कोशिकाएं जल अवशोषित करके फूल जाती हैं। यानी स्टोमाटा जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे ही क्या होता है, जड़ से जो जल होता है पत्तियों के पास पहुंच जाता है तो वो अवशोषित करती हैं, और अवशोषित करने के बाद फूल जाती हैं। फूल जाने के बाद क्या होता है, तो रंध्र अपने आप खुल जाता है। इसके विपरीत जब द्वार कोशिकाओं द्वारा जल का निष्कासन होता है, जब द्वार कोशिकाओं द्वारा जल का निष्कासन होता है, तो देखिएगा जो वस्तु फूल जाती है पानी अवशोषित करके, स्पंज है, जब उसको पानी में डाल देते हैं, जब पानी खींचता है तो वो फूल जाता है, ऑटोमेटिक भारी लगने लगता है।
लेकिन जैसे ही पानी निकलेगा वो सिकुड़ जाता है। तो जैसे ही जब द्वार कोशिकाओं द्वारा जल बाहर निकल जाता है तो ये सिकुड़ कर रंध्र को बंद कर देती है। रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। जगह नहीं है, नहीं तो मैं फिगर आप लोगों को समझाता। स्लाइड में आपका फिगर आएगा, फिगर में मैं आप लोगों को पूर्णतः क्लियरली समझा दूंगा। उसमें मेरी वॉइस आएगी, आपको बराबर सुनाई देगी, आप उसको समझ लीजिएगा। जब इंग्लिश में कहते हैं तो दीज आर ए टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ और स्टीम थ्रू विच गैसेज एक्सचेंज एंड द ट्रांसपीरेशन एक्यूर व्हेन गार्ड सेल्स ऑप्टेक वाटर, यानी जब गार्ड सेल पानी को अवशोषित करता है फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स दे स्वेल टू बिकम ए टारगेट बॉडी विच इनलार्ज द पोर इन द बिटवीन स्टोमल ओपनिंग। यानी जैसे ही पानी को अवशोषित करके कोशिकाएं फूलती हैं तो रंध्र जो है अपने आप खुल जाता है। खुल जाता है तो वायु को अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और अभिक्रिया चालू हो जाती है। लेकिन जैसे ही पानी निकलता है ये सिकुड़ कर बंद हो जाता है। यानी कि पत्तियों के भीतर पाए जाने वाला एक विशिष्ट कोशिका जिसे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं, इन्हीं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पूरा किया जाता है। तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका फिगर स्लाइड में आएगा। स्लाइड में आपको मैं समझा दूंगा कि किस प्रकार वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बाद जो स्टोमाटा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण करता है, किस प्रकार स्टोमाटा ओपन होता है, खुलता है और किस प्रकार सिकुड़ कर बंद हो जाता है। तो ये था प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है, पौधों का भोजन किस प्रकार बनता है और किस चीज में, पौधों के किन भागों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है। ये था आप लोगों का आज का आखिरी क्वेश्चन। तो जो भी फिर से आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के साइंस का पूरा क्लास धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहेगा। मैं अब कोशिश करूंगा इन वीडियो को थोड़ा बड़ा करने का। अब आप लोगों का वीडियो कम से कम 15 मिनट 20 मिनट का आएगा। और जहां भी आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और ये स्टोमाटा का जो है स्लाइड में आएगा चित्र और उसमें मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है और मेरी ड्यूटी का भी टाइम हो रहा है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब वीडियो आए तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको नोट कर लीजिएगा। जय हिंद, सबका सम्मान करिए, फिर मिलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक फिगर दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक लेफ्ट साइड में देखिएगा और राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है खुला हुआ स्टोमाटा यानी ओपनिंग स्टोमल, एंड दूसरी राइट साइड में आपको दिखेगा कि बंद स्टोमाटा। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टोमाटा द्वारा होती है। तो आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि देखिए एक तरफ जो रक्षक कोशिकाएं हैं तो एक तरफ खुला हुआ स्टोमाटा है, जो उसका छिद्र है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ छोटा दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही ये जो स्टोमाटा है, ये जो आप देख रहे हैं संरचना, ये पत्तियों में पाई जाती है। ये पत्तियों के मतलब बाह्य त्वचा पर पाई जाती है। आप देखेंगे पत्तियों को छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, उसमें ये पाया जाता है। और ये जो क्या करते हैं कि जब ये आप जो देख रहे हैं खुला हुआ स्टोमाटा, ये आपके सामने है, देखिए ये आपको दिखाई देगा। ये जो सामने जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ, ये क्या करता है कि जब ये पानी को अवशोषित करता है, फूल जाता है जब पानी को खींचकर, तो ये अपने आप जो इसका मुंह है, ये जो आपको जो टिक मैं लगा रहा हूँ ये देख रहे होंगे, ये खुल जाता है। खुलने के फलस्वरूप यह क्या करता है कि प्रकाश को अवशोषित कर और कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से अवशोषित करके जैसे ही ये पानी को सोखता है, यानी इससे पानी जब बाहर निकल जाता है तो इसका मुंह अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है और उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सफल होती है।
इसका ये आप देख रहे हैं जो ये पंखुड़ी जैसा जो है ये एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद आप लोग ये देख रहे हैं कि जो ये बूंद बूंद आपको बिंदु बिंदु दिखाई देता है, आप पत्ता देखिएगा उसमें काला काला छिद्र एक दिखाई देता है, उसको क्लोरोप्लास्ट, वही है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल हम जिसको कहते हैं। और तीसरा क्या है, जो ये वाइट भाग दिखाई दे रहा है, काले काले बिंदु में जो वाइट भाग दिखाई दे रहा है, ये गार्ड कोशिकाएं हैं। इन्हीं पर ये निर्भर करता है, गार्ड कोशिकाओं पर ही ये निर्भर करता है कि किस प्रकार ये खुलेगा रंध्र या बंद होगा। मेन पॉइंट है इनकी ये गार्ड कोशिकाएं। ये देखिए गार्ड सेल मैं नीचे लिखा हूँ। रक्षक कोशिकाएं जो हैं वो उन्हीं पे डिपेंड करता है, यानी इनको द्वार कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये यदि अपने आप को बंद कर लेती हैं तो ये जो स्टोमाटा है उसमें पानी नहीं जा पाता, पानी जब ये नहीं खींचेगा तो ये खुलेगा नहीं। यदि रक्षक कोशिकाएं अपने आप को बंद कर लेंगी, और यदि अपने आप को जब ये बंद करती है तो पानी जो होता है वो अवशोषित हो जाता है, फूलता नहीं है, सिकुड़ जाता है, यानी बंद हो जाता है। तो रंध्रों का खुलना, याद रखिएगा हमेशा कि रंध्रों का खुलना जो होता है वो हमेशा ही ये द्वार कोशिकाएं यानी गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाओं पर ही निर्भर करता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, जो लाइनिंग मैंने खींचा था। आप लोग इस फिगर को भी अच्छी तरह से बना लीजिएगा, आप लोगों के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा और मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कल हम लोग बायोलॉजी के दूसरे क्लास में, जिसमें पढ़ेंगे जीवों में पोषण, यानी अमीबा यानी सूक्ष्म जीवों में कैसे पोषण होता है और मनुष्यों में कैसे पोषण होता है। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।